99% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो इस सवाल के थ्रू उसको समझाना जाना चाहिए था। जबकि किसी चंपू के दिमाग में सवाल पक्का आया होगा, आज तक के इतिहास में आपने एक्सप्लेनेशन कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। और ये बेटा जो डेटा ये बहुत ऑथेंटिक किताब से लिया गया, पोला भाई ब्रूस से। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मोशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बच्चे जो मेरे पीछे लिखा हुआ सवाल देख रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 99% बच्चों की क्लास नोट्स के अंदर होता है, बट इस क्वेश्चन का रियल एक्सप्लेनेशन उनको पता नहीं होता है। अगर मैं सवाल के रियल एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं, तो रिसेंटली जेईई मेंस 2023 के पेपर में इसी क्वेश्चन के रियल एक्सप्लेनेशन से सवाल पूछा गया था। और जो सवाल एनटीए ने पूछा था बेटा, वो ये वाला क्वेश्चन था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट डाउन करने वाली थी वो ये हाइड्राइड एफिनिटी का कॉन्सेप्ट था। 99% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं जानते, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है तो इस सवाल के थ्रू उसको समझाना जाना चाहिए था। जबकि हमें इस क्वेश्चन का कभी भी रियल एक्सप्लेनेशन बताया ही नहीं जाता है। हमें जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताए जाते हैं वो बेटा इन तीन में से कोई एक पक्का होता है। या तो टीचर हम सभी को ऐसा कह देता है कि बेटा इसका कोई भी रियल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ये तो एक्सेप्शन है, इसको याद कर ले इनऑर्गेनिक की तरह। या फिर ऐसा कह दिया जाता है बेटा ऐसा ही होता है, हमें भी ऐसा ही बताया गया था, इसलिए मैं भी ऐसा ही बता रहा हूं। काफी जगह ऐसा बोला जाता है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन की जो पावर होती है, जो कि टर्शरी ब्यूटाइल कटायन के अंदर होती है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर रेजोनेंस, जो कि आपका बेंजाइल कार्बोकटायन के अंदर होता है। जबकि किसी चंपू के दिमाग में सवाल पक्का आया होगा कि सर जब आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी समझाते थे तो आप ऐसा बोला करते थे कि रेजोनेंस वाला फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है। अब आप अपनी बात से पलट रहे हो, आप तो ऐसा बोल रहे हो कि इस बार 9 अल्फा एच की पावर जो होगी वो रेजोनेंस से डोमिनेंट होगी। यानी कब मुझे पता चलेगा कि कब कब मुझे रेजोनेंस को जिताना है, कब कब हाइपर कॉन्जुगेशन को। बेटा इन तीनों में से कोई भी इस सवाल का रियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आज के सेशन में मैं आपको इस सवाल का रियल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, और इसी रियल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम लोग जेईई मेंस 2023 का पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं। और आज तक के इतिहास में आपने एक्सप्लेनेशन कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। आइए सवाल को रियली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर में कभी भी एक कॉन्सेप्ट आता है तो किसी भी बच्चा गलत नहीं होगा, इस बात की बेटा मैं श्योरिटी देता हूं। आइए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है बेंजाइलिक कार्बोकटायन, एक आपको दिया गया था टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। हमसे पूछा जा सकता है इसमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा। अब जिस भी बच्चे ने आज तक कभी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के सवाल नहीं किए, उसके दिमाग में तो यही जाएगा कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि सर हमने ऐसा सुना है कि रेजोनेंस वाला फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है। पर जब टीचर इस सवाल को क्लास में कराता है तो वो लिखता तो ऐसा ही है, लिखता तो उसको ऐसा है, और बताने में क्या कह देता है कि बेटा यहां पर 9 अल्फा एच है और यहां पर रेजोनेंस है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। जबकि ये इसका पॉसिबल या रियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका जो रियल एक्सप्लेनेशन आता है बेटा, वो इस कॉन्सेप्ट से आता है जिसका नाम होता है हाइड्राइड आयन एफिनिटी। सर ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी का क्या मतलब है बेटा? हाइड्राइड आयन का मतलब है H नेगेटिव, एफिनिटी का मतलब है चाहत, जैसे आपने पीरियोडिक में पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दरअसल में होता क्या है, जब आप इन दोनों ही कार्बोकटायन की रिएक्शन H नेगेटिव के साथ करवाने जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम ही बेटा हाइड्राइड आयन है, तो जैसे ही पहला कंपाउंड H नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो यहां पर आपको जो फाइनली कंपाउंड मिलेगा वो बेटा टॉल्यूइन होगा। और इस केस में जो आपको फाइनल कंपाउंड मिलेगा दैट इज आइसोब्यूटेन। दरअसल में होता क्या है, जब ये रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन से पहले स्पीशीज आपकी चार्ज थी, रिएक्शन के बाद वो न्यूट्रल बन गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल स्पीशी बनते ही इसने एनर्जी को लॉस कर दिया होगा, एनर्जी का लॉस हो गया होगा। अब अगर मैं पहले वाले केस में एनर्जी के लॉस की बात करता हूं तो उसको बेटा डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एच यहां पर क्या बताएगा, इस हाइड्राइड आयन एफिनिटी को बताएगा। तो पहले वाले केस में जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज -234 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि दूसरे वाले केस में जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज -231 किलो कैलोरी पर मोल। और ये बेटा जो डेटा ये बहुत ऑथेंटिक किताब से लिया गया, पोला भाई ब्रूस से। यानी कहने का मतलब क्या हुआ,
अगर आप दोनों की मैग्नीट्यूड पर गौर करोगे, साइन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, तो किस केस में मैग्नीट्यूड ज्यादा है सर? पहले वाले केस में। अब यह समझते हैं कि इस वैल्यू से हमें क्या समझना है, या हम कैसे समझेंगे कि यह वाला कटाइन ज्यादा स्टेबल है। आप मुझे सीधी सी बात बताओ, अगर मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को प्लॉट करता हूं, तो जाहिर सी बात है, अगर ये वाला कार्बोकटाइन ए है और ये वाला बी है, तो किस केस में डेल्टा एच की वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ी है? मैग्नीट्यूड में किसकी वैल्यू बड़ी है? ए की। तो सपोज कर बेटा ये ए का एनर्जी लेवल है और ये आपका बी का एनर्जी लेवल है। अब मुझे एक बात बता, अगर ए से न्यूट्रल मॉलिक्यूल तक जाने में ये डेल्टा एच की वैल्यू है, बी से न्यूट्रल मॉलिक्यूल तक जाने में ये डेल्टा एच की वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ए के लिए डेल्टा एच की वैल्यू मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये ऑथेंटिक किताब से लिया गया डेटा है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ए के केस में वैल्यू तभी तो ज्यादा आ रही होगी जब ए खुद हायर एनर्जी लेवल पर बैठा होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाला करते थे कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू लो होगी। सिमिलरली मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे आप वहां रिलेट करते थे सेम यहां करेंगे, जैसे वहां था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पर क्या? हाइड्राइड आयन एफिनिटी। यानी जिस कटायन के लिए हाइड्राइड आयन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो कटायन हायर एनर्जी लेवल पर बैठा होगा, यानी उसकी खुद की स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी? कम होगी। अब खुद बता, ए और बी में किसकी एनर्जी ज्यादा है? ए की। यानी अगर ए की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी यही इसका एक्चुअल लॉजिक है कि क्यों टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन आपका बेंजाइल कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। अब एनटीए ने इसी चीज को पकड़कर सवाल बना डाला, और आज तक के इतिहास में जब भी आप पेपर उठाओगे, आपको यह टर्म कभी सुनाई ही नहीं देगी। पहली बार जेईई मेन 2023 में आया था। अब जिस बच्चे को इस सवाल का रियल एक्सप्लेनेशन पता होता, जिस बच्चे को यह चीज पता होती, वो जाहिर सी बात है इस सवाल को पक्का सॉल्व करके आता। यानी आपको एक बात जरूर चमक गई होगी कि सर जिसके लिए हाइड्राइड आयन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। यानी अगर कभी भी हाइड्राइड आयन एफिनिटी पूछा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पुट कर देंगे। यानी कटायन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? हाइड्राइड आयन एफिनिटी आ जाएगा। अब कोई चंपू कहेगा सर मैं किन किन वैल्यू को ध्यान रखूंगा, तो बेटा बस इकलौता यही एग्जांपल अगर तेरे को ध्यान होगा, क्योंकि 99% बच्चों को तो ये भी ध्यान नहीं होता है, अगर आपको कम से कम ये भी पता है तो आगे आने वाले सवाल बेटा आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब इस सवाल की बात करते हैं। आपसे यहां पर हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर पूछा गया था। आप सबसे पहले मुझे यह बताओ, क्या आप इन चारों कटायन में स्टेबिलिटी निकाल सकते हो? हां सर निकाल सकते हैं। बता, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा? यहां तो रेजोनेंस काम कर रहा है, यहां C6H5 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर 3-3 मिथाइल आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पर 3-3 साइक्लोप्रोपाइल है, डांसिंग रेजोनेंस काम कर रहा है। यानी अगर मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन सा कटायन होगा? डी वाला होगा। डी के बाद कौन आएगा? सी आएगा सर। सी के बाद कौन आएगा? ए आएगा सर। इसके बाद कौन आएगा बेटा? बी आ जाएगा। यानी अगर ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कि अगर कटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, तो हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा। ये सभी बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। आई होप आपको इस सवाल का पहली बार रियल एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। तो फ्यूचर में जितने भी बच्चे जेईई का एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी बच्चे एनटीए के द्वारा पेपर बनाए गए हैं, उन सभी को ध्यान रखिएगा बेटा, एनटीए अक्सर ये चीजें पूछकर आपको सरप्राइज कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एनटीए द्वारा अपने जाल से बचिए। जो भी सवाल आ रहा है, इस तरह की हम लोग एक सीरीज जरूर प्लान कर रहे हैं, जिसमें एनटीए ने जो अतरंगी, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट कभी भी हर साल पेपर में ऐड करता है, उस पर एक सीरीज निकालने का अपन सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हर साल जितने भी सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आए, सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट्स आए, उनको समझाकर आप पीवाईक्यू डिस्कस कर दो, तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम लोग इसी तरह से फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन सवाल लाते रहेंगे। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी हेल्प करा हो, पहली बार आपने इस कॉन्सेप्ट का नाम सुना हो, तो बेटा इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।